अगर हम भारत की बात करें तो हम मेलों और त्योहारों का देश माना जाता है और हमारे हर प्रांत में जगह जगह विभिन्न तरह के मेलों का आयोजन रेगुलर होता रहा है, सदियों से होता रहा है। इसमें जो इसके पीछे जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, दर्शन है, हमारे सांस्कृतिक परंपरा है, उन सबको आगे बढ़ाना, उसको साझा करना एक बहुत ही हमारा एक ध्येय रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 प्रण में से एक प्रण में कहा था कि टेक प्राइड इन अवर लेगेसी, और ये सब हमारी लेगेसी है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके प्रिजर्वेशन को लेके हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए, पोस्टेरिटी के लिए, उनको संजो के रखने के लिए कोई हमारे पास कार्यक्रम नहीं है। यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज प्रोग्राम अगर आप देखें, उसमें हमारे पास ऐसे सैकड़ों मेले आयोजित किए जाते हैं भारत में, लेकिन अभी तक अगर हम 20 साल में देखें जो प्रोग्राम शुरू हुआ है उसमें 2 ही मेले यूनेस्को धरोहर में शामिल हैं, एक कुंभ मेला और दूसरा गढ़वाल में मेरे ख्याल से रामान कौन सा है वो मेला। लेकिन हमारे पास भारत में ऐसी कोई योजना नहीं है कि हम खुद इन सभी मेलों का अपना एक पोर्टल तैयार करें, जिससे कि पूरे भारत में, चाहे वो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, कहाँ जहाँ भी जिस तरह के मेले आयोजित किए जाते हैं, एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम एक हमारी पोर्टल हो, हमारा कोई एक हमें फेयर एंड फेस्टिवल मैपिंग होनी चाहिए और उसकी पूरी एक रोड मैप तैयार होना चाहिए कि उनको कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। ये एक मेरा सुझाव है। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप IGNCA में इस कार्यक्रम के लिए पधारे। थैंक यू वेरी मच। पंकज चतुर्वेदी के प्रति भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने संपादन के दौरान इस किताब पर बहुत मेहनत किया। इस मेले से मैं बहुत पुराने समय से परिचित था, जब से जन्म हुआ तब से मैं मेला देखता रहा हूँ। और उस इलाके के जो भी दिल्ली में लोग हैं, जब उनसे चर्चा होती थी, जैसे हरिवंश जी हैं या फिर और भी लोग हैं, तो सब कहते थे कि बचपन में हम इस मेले में गए हुए हैं। लेकिन इस मेले को लेकर कोई डॉक्यूमेंटेशन मतलब कहीं किताब में, कहीं किसी लेख में नहीं दिखाई पड़ता था। हाँ, जब मेला लगता है गुरु पूर्णिमा के करीब 4 दिन बाद लगता है, तो अखबारों में बहुत सारी खबरें छपती है इस मेला को लेकर के, लेकिन कभी कोई किताब नहीं थी। लेकिन अचानक बातचीत करते करते एक दिन हम लोग की चर्चा हुई तो मणि जी ने कहा कि हाँ, मेला तो बहुत रोचक चीज़ होता है, उसके अंदर जाया जाए। और तब कहिए कि जिस मेले को मैं सिर्फ महिलाओं का एक भीड़ मानता था कि हाँ 5 दिन का मेला लगता है जहाँ पर बहुत सारी बड़ी संख्या में महिलाएं आती है। आप कह सकते हैं कि उस मेले में 1000 लोग आते हैं सुबह में, तो 900 महिलाएं होती है, 100 के आसपास पुरुष होते हैं। ये दिलचस्पी मेरी थी कि महिलाएं क्यों आती इस मेले में। कई बार हम लोग बातचीत करते थे गांव में घूमते हुए, एक गांव से दूसरे गांव में, तो कई तरह की कहानियां आती थी। कुछ कहानियों की चर्चा मैंने इस किताब में किया है। लेकिन जो सबसे जो दिलचस्प बात हुई कि जब हम लोग ने एक अलग तरीके से बात करना शुरू किया कि ठीक है, लोक में एक परंपरा मौजूद है जो मेला के रूप में है, और भारतीय समाज की विशेषता है कि वह जीने के बहुत सारे तरीके ढूंढता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो दूसरी बात उभर करके आई कि क्या ऐसी जो चीज़ें हैं उसके 2 पक्ष हो सकते हैं। एक तो यह हो सकता है कि उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होगी, उस मेला लगने के पीछे तो कहानी क्या है और रीजन्स क्या है। दूसरा यह हो सकता है कि उसका हम समकालीन समय में उसका अध्ययन करें। मैं कई बार मणि जी से कहता था कि जो बक्सर का जो क्षेत्र है वह 2 रूप से काफ़ी मशहूर रहा है। एक तो बक्सर का जो माइथोलॉजिकल जो स्वरूप है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना ताकतवर है कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ के जब जाएंगे तो वहाँ के हवा में, पानी में, मिट्टी में, धरती में आप देखेंगे कि हर लोग कहेंगे कि यह सिद्धाश्रम है और सिद्ध ऋषियों के यहाँ अनेक आश्रम रहे हैं। थोड़ा जड़ में जाएंगे तो कुछ पुराने लोग आपको बताएंगे कि एक समय यहाँ पर करीब 82,000 से अधिक सिद्ध ऋषियों का महासम्मेलन हुआ था, और पूरी दुनिया से, मतलब उस समय जाहिर है कि दुनिया की परिकल्पना अलग होगी, जो भी ज्ञान के लिए थे यहाँ इकट्ठा हुए थे और सबने अपने अपने टेक्स्ट को शेयर किया था। और कहते हैं कि उस इलाके में
उनके रहने के लिए जगह बनाई गई थी। तो हम लोग एक चीज़ महसूस करते थे कि जब वहाँ झगड़े होते हैं गाँव में, तो लोग जो गालियाँ देते हैं, उन गालियों में भी कुछ अलग तरह की बातचीत होती है। तो यहाँ पर लगा हमें कि जो पाँचों ऋषि एक समय वहाँ आए रहे, उन लोगों ने उस समय कुछ खास रिक्रिएट किया। और तब मैंने विजिट करना शुरू किया तो लगा कि हाँ, पहला दिन जहाँ पर मेला लगता है हिरौली में, वो गौतम ऋषि का आश्रम है। और वहाँ पर गौतम ऋषि ने बहुत सारे टेक्स्ट की रचना की। उन टेक्स्ट में जैसे मतलब गौतम संहिता की चर्चा होती है, जैसे उपनयन संस्कार के बारे में बातचीत होती है, एक शुद्धता की धारणा की चर्चा होती है कि क्या चीज़ें शुद्ध कैसे होती है। जैसे हम लोग देखते हैं ना गाँव में कि लोग मिट्टी से बर्तन को मांज देते हैं, खंगार देते हैं, बर्तन शुद्ध हो जाता है। ये सब कॉन्सेप्ट मतलब आज भी जो गाँव में है, लोग कहते हैं कि उसी रूट से आया हुआ है कि हाँ, अगर मिट्टी से अगर बर्तन धो देते हैं तो फिर शुद्ध हो जाता है, या फिर लकड़ी का बर्तन हो तो अपने आप में बहुत शुद्ध होता है। तो ये सब चीज़ें उनके टेक्स्ट में दिखाई पड़ती है। ब्रह्मचर्य का नियम या विवाह का समय क्या होता है, या फिर यहाँ तक कि जो घर बनाते हैं, हम लोग घर बनाते हैं तो घर के दरवाजे किस दिशा में होने चाहिए, जब आप शौच करते हैं तो किस तरह बैठ करके शौच करें, ये सारी की सारी चीज़ें मतलब चीज़ें वहाँ एक थी। कई बार हम लोग को लगता है कि ये सब चीज़ें मतलब हम आज भी जब हम घर बनाते हैं तो कोशिश करते हैं घर का दरवाज़ा पूरब की दिशा में हो, ये सब हो। तो ये सब चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं ये उसी रूट से आई दिखाई पड़ती है। और फिर एक जो सबसे खास बात हुई थी उस मेले के प्रसंग में कि जब राम पहुँचे पहले दिन गांव में, तो वहाँ पर उनको मतलब गौतम ऋषि ने कहते हैं कढ़ी बढ़ी और पुआ पकवान खिलाया था। तो आज भी वहाँ मेले में लोग इसी भोज्य पदार्थ को, जो भी लोग आते हैं, 5 दिन की तैयारी करके आते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो फूड जो कल्चर है बिल्कुल डिफरेंट है। वहीं फूड कल्चर बिहार का भी फूड कल्चर है जो आपको दिखाई देता है। तो वहाँ पर पुआ पकवान या कढ़ी बड़ी लोग खाते हैं वहाँ पर। तो पहले दिन के मेले को लेकर के होता है कि एक धारणा बनी है कि गौतम ऋषि जो थे एक तरह से काफ़ी इंटेलेक्ट आदमी थे। तो वहाँ पर कहा जाता है कि जो भी उस मेले में आता है, जो लोक में प्रचलित है कि वहाँ बुद्धि का विकास होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। तो एक ये पक्ष था। दूसरा कहते हैं जब गौतम ऋषि जब वहाँ के आश्रम के बाद जब राम जब गए देवर्षि नारद के यहाँ गए, तो वहाँ पर कहा जाता है कि फलित ज्योतिषी के अध्ययन के लिए नारद लंबे समय तक वहाँ भृगु ऋषि या भार्गव से आए थे और आपस में संवाद करते थे। और वहाँ पर आकर के जो ज्योतिषी वाला हिस्सा है, ये भी कहा जाता है कि कीर्तन की परंपरा जो दिखाई पड़ती है। अभी तो हम कहते हैं कि असमिया के कवि शंकर देव से कीर्तन की परंपरा भारतीय समाज में दिखाई पड़ती है, लेकिन कहते हैं कि कीर्तन का जो एक रूप दिखाई पड़ता है वह मतलब वहाँ दिखाई पड़ता है, मतलब जो एक परंपरा एक तरह से प्रचलित हुई। और वहाँ पर राम को उन्होंने सत्तुमूली खिलाया। आज भी लोग वहाँ सत्तुमूली खाते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर जो बेसिकली जो कहते हैं, जहाँ पर जो जिसको विरेचन कहा जाता है कि मन की शुद्धि होती है, मतलब माइंड आपका क्लियर होता है। मतलब कहा जाता है कि जो उन्होंने बताया उससे राम का जो भी भाव था थोड़ा सा क्लियर हुआ। तीसरा जो पक्ष था, जहाँ भगुवर में जहाँ भार्गव ऋषि का आश्रम था, वहाँ पर जाहिर है कि 2 चीज़ें थी उनके पास। एक तो ज्योतिषी वाला पक्ष था और दूसरा था कि वह क्षेत्र आज भी बिहार में के दक्षिण का जो इलाका है बक्सर का, उसको धान का कटोरा कहा जाता है। तो वहाँ मतलब चावल बहुत होते थे। तो उसके पीछे भी कहा जाता है कि एक पक्ष था उनका जिसमें वो कृषि संस्कृति के बारे में चर्चा होती थी और थोड़ा बहुत बातचीत होती थी। वहाँ पर राम को उन्होंने चूड़ा और दही खिलाया। और फिर वहाँ कहते हैं कि जो तीसरा जो पक्ष था, जो एक तरह से नॉलेज के ट्रेडिशंस का पार्ट था, वहाँ पर दिल मतलब चित्त की शुद्धि की बात होती है। चौथे वाले में जब गए, वहाँ पर जब उद्दालक ऋषि के यहाँ गए तो वहाँ पर बहुत सारा ज्ञान मिला। और वहाँ पर कहते हैं कि एक ब्रह्म विद्या जो नॉलेज है उसके बारे में चर्चा हुई। और उसका एक बेसिक जो फंडा था ब्रह्म विद्या का, कि इसमें हमारा जो मन है और आपका जो मन है, दोनों के बीच कैसे जुड़ाव हो। आज भी मतलब जब साइकोलॉजी में जब चर्चा होती है, सोशल साइंस में, तो ये बात होती है कि हाँ, कहीं ना कहीं एक लेवल है जहाँ पर आकर के हमारा मन आपके मन से मिलता है। तो वहाँ पर कहते हैं कि मतलब चौथे दिन वहाँ खिचड़ी खाते हैं और वहाँ पर मतलब अहंकार से मुक्ति की बात होती है कि उसमें राम को उन्होंने बहुत सारी बातें, उसमें उनका थोड़ा जो भी उनके अंदर एगोइज्म था उसके उनको मुक्ति मिली। आखिरी दिन बक्सर में जब लौट के आए विश्वामित्र के यहाँ, तो वहाँ पर भी बहुत सारा मतलब ज्ञान मिला। वहाँ पर भोज्य पदार्थ के रूप में लिट्टी चोखा खाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि एक तरह से आपका आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। बेसिकली ये सारी चीज़ें मिला करके जिसके बारे में चर्चा होती है कि यह ठीक है, एक फूड कल्चर की बात होती है, बिहार का फूड कल्चर सब सारा है,
लेकिन ये एक सोशल फिलॉसफी को भी क्रिएट करता है। और जाहिर है कि जो हमारा समाज होता है, भारतीय समाज, अगर हम एक खास डेमोग्राफिकल एरिया का स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि हर क्षेत्र की एक अलग फिलॉसफी होती है, उसका एक सोशल नॉलेज का पार्ट होता है जो उस वहाँ के समाज को चलाता है। कई बार हम आपस में मिक्स करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस इलाके की अपनी आइडेंटिटी होती है। तो मुझे बार बार लगा पंचकोशी मेला पर काम करते हुए कि एक साथ जो दूसरा पक्ष था कि यह मेला ठीक है, देखने के लिए आज भी लोग प्रैक्टिस में मेले में आते हैं, वो सारा रूट्स सारे वही काम करते हैं। लेकिन जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस है, उसकी आज भी समकालीन समय में भी एक अलग तरह की प्रैक्टिस हो रही है, वहाँ समाज में मौजूद है। जाहिर है कि बहुत सारे फोक लोकगीत हैं, वहाँ के टेक्स्ट वहाँ दिखाई पड़ता है। तो कई बार हमें लगता है कि दूसरा जो मुझे लगा कि भारत को समझने के लिए जो टूल्स हैं, ये भी एक अच्छा टूल्स है। मतलब और 1914 में जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो समाजशास्त्र विभाग बना था, जिसमें बहुत सारे मतलब जी.पी. चटर्जी सब सारे लोग थे, इन लोगों ने जब काम करना शुरू किया था तो ये लोग इस बात को कहते थे कि भारत को समझने के लिए भारतीय साहित्य, भारत के जो मेले हैं, इनको भी एक आधार बनाया जाना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि बड़ी लड़ाई है, जिसके बारे में राकेश सिन्हा जी, मणि जी अधिक बात करेंगे कि जब बॉम्बे यूनिवर्सिटी का जब खुला समाजशास्त्र विभाग 1919 में, तो वहाँ पर एक दूसरा ट्रेंड आया कि भारत को समझने के लिए 3 टूल्स की ज़रूरत है, गाँव, जाति और जनजाति। और आज हम भारत की समझ उसी आधार पर बना रहे हैं। तो कई बार ऐसे जो मेले होते हैं, जब आप उसका एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी आप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उभर करके सामने आती है। मैं पुनः आप सबके प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि हमने थोड़ी सी इस बहाने मुझे चर्चा करने का मौका मिला। थैंक्स। पुस्तक के लेखक देवेंद्र जी, जिनको मैं बधाई देता हूँ कि सूक्ष्म विषय को स्थूल रूप में प्रस्तुत करना बहुत कठिन होता है, स्थूल को सूक्ष्म में लाना आसान है। और एक मेले पर एक पुस्तक लिखना यानी एक सभ्यता को एक कुएं में समेटने जैसा है। इस मेले के महत्व, इससे का लोक अभिव्यक्ति के विभिन्न आयाम पर आए, लेकिन मैं 2-3 बातें यहाँ मैं रखना चाहूँगा कि देखिए, संस्कृति और राजनीति के बीच एक संतुलन बहुत जरूरी है। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो समाज दोनों रूप से आहत होता है। इसको कहते हैं कैंडल बर्न्स फ्रॉम बोथ साइड्स। तो संस्कृति को समृद्ध उन लोगों ने किया जो विश्वविद्यालय से बाहर रहे। तो इसलिए मैंने कहा, एक बात मैं कही कि संस्कृति और राजनीति के बीच संतुलन होना चाहिए। और जब संस्कृति की बात होती है तो निश्चित रूप से एक पहचान मिलती है। उस पहचान की व्याख्या हम कैसे करते हैं वह महत्वपूर्ण है। तो पंचकोशी मेला क्यों होता है, कितने सालों से होता है, कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यह भी लिखते हैं किनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है, उस पर्टिकुलर ट्राइब की टेंडेंसी क्या है, क्या लड़ाकू ट्राइब है, उसकी पूरी गाथा लिखना। तो मुझे लगता है कि ये अथाह सागर है भारत। और मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय में जब मैं राजनीति में आया तो ज़्यादा घूमने का अवसर मिला। तो जहाँ जाता था कहते थे, सर ये 100 साल से हनुमान जी का मेला लग रहा है, यहाँ ये फेयर 400 साल से लग रहा है, ये तो 700 साल से। एक ज़िले में, हिंदुस्तान के एक ज़िले में आप जाएंगे तो आपको कम से कम 10 से 12 चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको अलौकिक, अनोखी मिलेगी, जो अधिकांश यूरोपीय देशों से प्राचीन है। तो मुझे लगता है कि हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने साहित्य को, संस्कृति को समृद्ध करें, और समृद्ध करने में उसको कैरियर का हिस्सा ना बनाएं। तभी साहित्य, संस्कृति, कला मूल रूप में आती है और तभी वो एक मानवीय पक्ष को मजबूत करती है। मैं पुनः चौबे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये बड़ा काम है। तो मेलों के पीछे बहुत दर्शन रहा है। तो फिर मैंने बातचीत करी और खूब डीप जाने लगे हम लोग। तो पता चला कि 5 ऋषि 5 अलग अलग ज्ञान परंपराओं से जुड़े हुए हैं। तो फिर हमारा सवाल जो था इस प्रोजेक्ट का वो ये था कि मूल लोग ये कह रहे हैं कि हम मॉडर्न हो गए हैं, तो ये मॉडर्न हम हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, और किस तरह से हो रहे हैं, हमारा क्या संघर्ष है मॉडर्न होने के प्रोसेस में। तो जो परंपराएं जहाँ विकसित हुई हैं, क्या वो मर गई, जिंदा हैं तो लोग उनसे कैसे संवाद करते हैं। इसी सिलसिले में हमने बहुत सारे गाँवों को लोकेट किया और गाँव में ज्ञान परंपराओं का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। और मुझे लगता है कि भारत में वो चीज़ें हैं, और चूँकि ज्ञान परंपरा बहुत लंबी है, हमारी कई हज़ार साल की ज्ञान परंपरा है, और इस ज्ञान परंपरा में कोई
मोनोलिथिक होल नहीं है, कई परंपराएं अगर मिली हैं और लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। टैगोर आगे कहते हैं कि ये परंपरा चली है, कई बार ऐसा हुआ है कि दुनिया भर से परंपराएं आई हैं, यहाँ मिली और हमने संवाद किया उसके साथ। हमने उन परंपराओं को ख़त्म नहीं किया, अपनी परंपराओं को छोड़ा भी नहीं, बल्कि हमने उनके साथ संवाद किया। विद्या विमुक्ति कैसे दे, इस पे संघर्ष की, इस पे समझने की हमें ज़रूरत है और तभी हमें नॉलेज को अप्रोच करना है, वहीं से हमें नॉलेज को अप्रोच करना है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी को, एक बार बहुत बहुत बधाई और